हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फार्मेसी प्रैक्टिस, जो कि बी फॉर्म 7 सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है उसके बारे में। तो आज की इस वीडियो जो होने वाली है, इसमें हम लोग हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में बात करेंगे। कंप्लीट इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है, उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे, लेआउट्स और जो भी मेडिकल स्टाफ रिक्वायरमेंट है उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हॉस्पिटल प्लस फार्मेसी, तो जो हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी होता है, इन्हीं दो वर्ड से मिलकर बना होता है, हॉस्पिटल और फार्मेसी से। तो हॉस्पिटल जैसा कि ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन आप समझ लो, या फिर इंस्टीट्यूट, जहाँ पे जो भी पेशेंट होता है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको प्रॉपर एक डायग्नोस किया जाता है, केयर प्रोवाइड किया जाता है। और जो हमारा फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है वो एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर ही होता है, जो कि दवा मेडिसिन से रिलेटेड या फिर जो भी दवाएं होती हैं उनसे रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो सारा कुछ हैंडल करता है। तो वो हमारा फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है। तो इसकी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। और हॉस्पिटल फार्मेसी इज द डिपार्टमेंट इनसाइड द हॉस्पिटल विच डील्स विद कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू द पेशेंट। तो जो हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी होता है वो एक डिपार्टमेंट होता है जो कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर ही होता है। और इसका काम क्या क्या होता है, ये दवाओं की कंपाउंडिंग, यानी कंपाउंड करता है मेडिसिन को, दवा को डिस्पेंस करता है पेशेंट को, और फिर जो भी मेडिसिन वगैरह होती हैं उनका स्टोरेज का भी काम जो होता है वो फार्मेसी डिपार्टमेंट का ही होता है। और साथ ही साथ इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है पेशेंट को, या फिर हॉस्पिटल के अंदर ही जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना यही फार्मेसी डिपार्टमेंट का काम होता है। तो ये ओवरऑल काम होता है, शॉर्ट में आप लिख सकते हो ये हॉस्पिटल फार्मेसी होती है। हॉस्पिटल फार्मेसी इज कंट्रोल बाय चीफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो जो हॉस्पिटल में हॉस्पिटल फार्मेसी होती है, इसको कंट्रोल कौन करता है? तो हॉस्पिटल में एक चीफ फार्मासिस्ट होता है जो कि ये सारा कुछ मैनेज करता है या फिर कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो कंसर्न विथ एजुकेशन एंड रिसर्च इन फार्मास्यूटिक सर्विसेज। तो इनका काम और भी होता है कि जैसे ये एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं या फिर रिसर्च में भी हेल्प करते हैं, जो भी फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनके बारे में। ये जनरली बड़े जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, इस उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो भी हॉस्पिटल फार्मेसी होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इन स्मॉलर हॉस्पिटल द फार्मेसी में ओनली हैव वन फार्मासिस्ट एंड वन रूम, बट इन लार्जर हॉस्पिटल द फार्मेसी हैज वेरियस डिवीजन सच एज इन पेशेंट सर्विस, आउट पेशेंट सर्विस, ऑफिस फॉर चीफ फार्मासिस्ट। तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई छोटा सा हॉस्पिटल है तो वहाँ पे जो एक फार्मेसी होती है, एक छोटे से रूम के अंदर ही होती है, वहीं से सारा कुछ जो भी मेडिसिन वगैरह होती हैं वो डिस्पेंस की जाती है या फिर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और वहाँ पे सिर्फ आपको एक ही फार्मासिस्ट देखने को मिलता है। लेकिन जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं उनमें अलग अलग डिवीज़न किए गए रहते हैं और सबका जो काम होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि एक डिपार्टमेंट हो गया जो कि सिर्फ इन पेशेंट जो भी होते हैं, जो कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं, उन पेशेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और उसके अंदर भी सब डिवीज़न होता है जिसका काम होता है जो आउट पेशेंट, यानी जो बाहर से पेशेंट आते हैं उनको डील करता है, उनसे रिलेटेड जो भी दवा का डिस्पेंस या फिर डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब कुछ कंट्रोल करता है। उसके बाद बड़े हॉस्पिटल में क्या होता है, जो हमारा चीफ फार्मासिस्ट होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक ऑफिस भी रहता है जहाँ पे जो चीफ फार्मासिस्ट हो वो बैठता है। द चीफ हॉस्पिटल फार्मासी इज द हेड ऑफ फार्मेसी हु रिपोर्ट टू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो हमारा चीफ फार्मासिस्ट होता है वो फार्मेसी का हेड होता है, वो सारा कुछ कंट्रोल करता है हॉस्पिटल फार्मेसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको, और उसकी जो रिपोर्ट्स होती है वो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करता है, सबमिट करता है। यहाँ पे आप फ्लो चार्ट में देख सकते हो कि किस तरीके से ये सारा कुछ इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे कि फर्स्ट कोई भी हॉस्पिटल है तो उसका एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उसके बाद उसमें चीफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होगा, जो कि चीफ फार्मासिस्ट हम लोग सिंपली बोलते हैं। अगर इसकी क्वालिफिकेशन की भी बात की जाए तो जो हमारा चीफ फार्मासिस्ट होता है वो एम फॉर्म क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर सब डिवीजन होते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर क्या क्या आता है, पर्सनल, मेंटेनेंस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड। तो ये सारा कुछ काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि ये सारी चीज़ें मैनेज करता है। और इसकी क्वालिफिकेशन कोई भी इंसान हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद इसमें सेकंड डिवीज़न है कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। तो ये सारा कुछ करने के लिए आपको बी फॉर्म या फिर डी फॉर्म क्वालिफाइड होना चाहिए। ऐसा पर्सन चाहिए या फिर ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो कि बी फॉर्म या फिर डी फॉर्म क्वालिफाइड हो। तो ये कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग होती है इन पेशेंट और आउट पेशेंट को दी जाती है, यानी उनके लिए दवा को कंपाउंड किया जाता है और डिस्पेंस किया जाता है।
उसके बाद एक अलग से डिवीज़न होता है मैन्युफैक्चरिंग का, जहाँ पे पैरेंटल या फिर जो अदर डोजेस फॉर्म होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो ये सारा कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, इसको देखने के लिए या तो बी फार्म क्वालिफाइड या फिर एम फार्म क्वालिफाइड वहाँ पे पर्सनल होना चाहिए। उसके बाद एक और इसमें सब डिवीज़न होता है क्वालिटी कंट्रोल का, जो कि एक एम फार्म जो कैंडिडेट होता है वही कर सकता है, जैसे कि रॉ मटेरियल की जो क्वालिटीज़ है उसको कंट्रोल करना या मैनेज करना। उसके बाद जो फिनिश प्रोडक्ट हुआ है उसको देखना, तो ये सारा कुछ जो होता है वो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आता है। उसके बाद फर्दर इसमें और डिवीज़न होते हैं, जैसे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हो गया, रिसर्च हो गया। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में क्या होता है, इसमें जो फार्मेसी के स्टूडेंट होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद स्टाफ, जो भी हॉस्पिटल का स्टाफ होता है उसके साथ मीटिंग वगैरह की जाती है, और पब्लिक एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद रिसर्च में क्या होता है, जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट है तो उससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं, उसके बारे में रिसर्च की जाती है, या फिर कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम्स आ रही है किसी प्रोडक्ट में तो उसको लेकर रिसर्च किए जाते हैं। तो ये सारा कुछ जो होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर में आता है। लोकेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, यानी जो हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी है वो हॉस्पिटल के अंदर कैसी जगह पे होना चाहिए, उसका लोकेशन कैसा होना चाहिए। हॉस्पिटल फार्मेसी शुड बी सिचुएटेड एट द ग्राउंड फ्लोर सो दैट पेशेंट एंड स्टाफ कैन इजिली अप्रोच इट। तो जो हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी है उसको ग्राउंड फ्लोर पे ही होना चाहिए, ताकि जो भी हमारे पेशेंट है या फिर जो भी स्टाफ है हॉस्पिटल का वो इजीली उस चीज़ को अप्रोच कर सके, वहाँ पे वो इजीली जा सके। स्टोरेज एरिया शुड बी इन बेसमेंट एंड कनेक्टेड टू द फार्मेसी, और जो भी मेडिसिन का जो स्टोरेज एरिया है वो बेसमेंट में होना चाहिए और वो हमारे फार्मेसी से कनेक्टेड होना चाहिए, ताकि जो भी चीज़ें हम वहाँ पे इजीली ले जाके स्टोर कर सकें या फिर वहाँ से उसको हम लोग अपने फार्मेसी के अंदर ला सकें। लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, जो भी हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी है उसका लेआउट कैसा होना चाहिए, यानी उसका डिज़ाइन किस तरीके से होना चाहिए। हॉस्पिटल फार्मेसी लेआउट जनरली इंक्लूड्स, जो भी हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी है इसके अंदर क्या क्या होता है, तो जैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन हो गया, डिस्पेंसिंग एरिया होती है जहाँ से दवा डिस्पेंस की जाती है, एसेप्टिक एरिया यानी फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन होता है, स्टोरेज एरिया होता है, और रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट एरिया होता है। तो इसका आप ये फ्लो डायग्राम में आप देख सकते हो कि कौन कौन सा यहाँ पे इसका एरिया होती है या फिर जो लेआउट है होता है वो कैसा होता है, ये सारा कुछ आप देख लो। जैसे यहाँ पे एसेप्टिक एरिया है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एरिया, रॉ मटेरियल, स्टोर, फिनिश प्रोडक्ट, तो ये सारा कुछ यहाँ पे होता है। उसके बीच में क्या होता है, हमारा एक पैसेज होता है, उसके बाद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन होता है, उसके बाद ये डिस्पेंसिंग वाला एरिया होता है जहाँ से इजिली जो भी पेशेंट है या फिर जो स्टाफ है वो इजिली दवा को यहाँ से कैरी आउट कर सकता है। तो ये इसका लेआउट हो गया। उसके बाद स्टाफ रिक्वायरमेंट इन हॉस्पिटल फार्मेसी, किस तरीके के स्टाफ की ज़रूरत होती है हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी में। तो द रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मेसी स्टाफ डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर, तो जैसे कि किस तरह कितना स्टाफ चाहिए, कितने लोग चाहिए हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी में, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि नंबर ऑफ़ बेड्स, यानी उस हॉस्पिटल में कितने ज़्यादा बेड्स हैं, अगर बेड्स बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ पे स्टाफ जो भी मेंबर्स हैं उनकी भी जो रिक्वायरमेंट हो वो ज़्यादा होगी। सर्विसेज इन एंड आउट पेशेंट, मतलब उस हॉस्पिटल में किस तरीके की सर्विसेज दी जा रही है, इन पेशेंट और आउट पेशेंट। अगर इन पेशेंट और आउट पेशेंट के लिए अलग अलग डिवीज़न है तो वहाँ पे भी जो स्टाफ का नंबर है वो वेरी कर सकता है। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग ऑकरिंग इनसाइड हॉस्पिटल और नॉट, तो जैसे हॉस्पिटल के अंदर ही अगर कोई दवा की मैन्युफैक्चरिंग या फिर कोई ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है तो ये भी वेरी करता है कि वहाँ पे स्टाफ का रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनके ऊपर ही जो हमारा स्टाफ का रिक्वायरमेंट हो वो डिपेंड होता है। देयर शुड बी फॉलोइंग स्टाफ इन फार्मेसी, किस तरीके के स्टाफ की ज़रूरत होती है हमारे फार्मेसी में। तो सबसे पहले आता है हमारा चीफ फार्मासिस्ट, जो कि हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी का क्या होता है, हेड होता है। तो यही सारा कुछ क्या करता है, मैनेज करता है। इसको आप डायरेक्टर ऑफ फार्मेसी भी बोल सकते हो। देयर शुड बी वन चीफ फार्मासिस्ट हु कंट्रोल इंटायर फार्मेसी इन हॉस्पिटल, ही शुड होल्ड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फार्मेसी। तो जो हमारा चीफ फार्मासिस्ट होता है, एक चीफ फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है हमारे हॉस्पिटल में, और इसका काम होता है कि जो भी चीज़ें हैं फार्मेसी से रिलेटेड उनको ये कंट्रोल करता है। और चीफ फार्मासिस्ट बनने के लिए उस जो भी मेंबर है उसको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए फार्मेसी में। उसके बाद आता है हमारा रजिस्टर फार्मासिस्ट। एटलीस्ट 4 रजिस्टर फार्मासी रिक्वायर्ड इन स्मॉल हॉस्पिटल, देयर शुड बी 1 फार्मासिस्ट फॉर एवरी 60 पेशेंट। तो जैसे कि रजिस्टर फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो कम से कम 4 फार्मासिस्ट हमारे हॉस्पिटल में होने चाहिए। एक फार्मासिस्ट, जैसे 60 पेशेंट पे कम से कम एक फार्मासिस्ट तो होना ही चाहिए। तो इसके बेसिस पे कम से कम 4
हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होने चाहिए उस हॉस्पिटल में। उसके बाद है डिप्टी चीफ फार्मासिस्ट। देयर शुड बी वन डिप्टी चीफ फार्मासिस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग हु शुड हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आपको एक डिप्टी चीफ फार्मासिस्ट की भी ज़रूरत होती है, जिसका काम क्या होता है, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करना, और इसके पास कम से कम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो डिप्टी चीफ फार्मासिस्ट बन सकता है। उसके बाद अदर हम लोग देख लेते हैं किस तरीके के स्टाफ की ज़रूरत होती है। एक होता है एनालिटिकल फार्मासिस्ट। देयर शुड बी वन एनालिटिकल फार्मासिस्ट फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग। तो उस हॉस्पिटल के अंदर एक एनालिटिकल फार्मासिस्ट भी होना चाहिए, जिसका काम होता है कि जो भी क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो ड्रग की क्वालिटी है उनको कंट्रोल करना, ये सारा कुछ काम जो होता है वो हमारे एनालिटिकल फार्मासिस्ट का होता है। तो इसलिए हॉस्पिटल के अंदर एक एनालिटिकल फार्मासिस्ट भी होना चाहिए। उसके बाद है क्लर्क, असिस्टेंट, अटेंडेंस और स्वीपर्स। तो देयर शुड बी वन क्लर्क एंड सफिशिएंट नंबर ऑफ असिस्टेंट, अटेंडेंस, स्वीपर इन हॉस्पिटल फार्मेसी। तो हॉस्पिटल के अंदर एक क्लर्क भी होना चाहिए, और जितनी हमें ज़रूरत है उतने असिस्टेंट या फिर अटेंडेंस और स्वीपर होने चाहिए हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर। ये डिपेंड करेगा कि हमारा कितना ज़्यादा जो हॉस्पिटल फार्मेसी है वो बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, यानी जो हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी है इसका क्या क्या फंक्शन होते हैं, यानी इसके क्या काम होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी डिस्पेंस ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन टू द पेशेंट। तो जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है ये ड्रग या फिर जो भी मेडिसिन होती है या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होता है, ये क्या करता है, डिस्पेंस करता है पेशेंट को, यानी पेशेंट को ये दवा जो भी होती है या फिर फार्मास्यूटिकल जो भी प्रिपरेशन है उनको ये डिस्पेंस करता है पेशेंट तक। इट वेरीफाई प्रिस्क्रिप्शन एंड इंश्योर द डोजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। उसके बाद जो भी पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर होता है वो प्रिस्क्राइब करता है, तो उसको वो ये वेरीफाई करता है कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन है वो कितना ज़्यादा सही है, कितना ज़्यादा जेन्युइन है, और उसके बेसिस पे वो उसको डोज प्रोवाइड करता है, और ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन भी बताना है कि किस तरीके से ड्रग को किस रूट से लेना है। तो ये सारा कुछ जो काम होता है वो हॉस्पिटल फार्मेसी का होता है, जो कि पेशेंट को बताता है। उसके बाद है इट एडवाइज पेशेंट अबाउट द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ ड्रग। उसके बाद जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है इसका काम होता है कि पेशेंट को एडवाइस देना कि किस तरीके से दवा को लेना है, और किस तरीके से जो ये मेडिसिन है वो ज़्यादा अपना इफेक्ट दे सकती है। इट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ इज सप्लाइंग ड्रग एंड मेडिकामेंट। उसके साथ ही साथ जो भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है या फिर जो फार्मासिस्ट होता है वो इन जो भी दवा डिस्पेंस कर रहा है पेशेंट को या सप्लाई कर रहा है स्टाफ को, तो उनका ये सारा कुछ रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रखते हैं। इट मैन्युफैक्चर लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल एंड ड्रग इन द हॉस्पिटल। साथ ही साथ ये जो भी पैरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं या लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं हॉस्पिटल के अंदर। और इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। इट प्रिडिक्ट द डिमांड ऑफ ड्रग्स, केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड टेक एक्शन टू फुलफिल द डिमांड। साथ ही साथ ये प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में कितनी ज़्यादा जो भी ड्रग्स या जो मेडिसिन है उनकी ज़रूरत है, या फिर कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है तो उनको कितना ज़्यादा डिमांड है हमारे हॉस्पिटल में। उसके लिए एक तरीके से ये ऑर्डर करते हैं जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको कि हमारे हॉस्पिटल में इतने अमाउंट में ड्रग्स की ज़रूरत है या फिर जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी ज़रूरत है। तो ये सारा कुछ जो काम होता है ये हॉस्पिटल फार्मेसी का ही होता है, यानी सिंपली आप बोल लो तो फार्मासिस्ट का होता है। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है, उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, लेआउट, स्टाफ रिक्वायरमेंट या फिर फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।